अस्सलाम वालेकुम ऑल, इट्स मी सहर इब्रार हियर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। और नॉवेल कैसा लग रहा है आपको? आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है और इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और नेक्स्ट भी अगर कोई आपको नॉवेल सुनना हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें कि आप कौन सा नॉवेल सुनेंगे और आपकी फेवरेट राइटर कौन है वो भी हमें बताइए। तो हम आ गए हैं तू ही जस्तुजू बाय हया फातिमा की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। घर आने के बाद हयाम सीधा अपने कमरे में गई थी, मगर आते हुए गुल को हिदायत देकर आई थी कि वो इसके लिए एक कप चाय का लेकर आए। हयाम के सर में दर्द से टीसें उठ रही थी। मुस्तकीम वाले वाक़े के बाद से अब अक्सर इसके सर में दर्द रहता था। गुल के आने तक वो फ्रेश हो चुकी थी। आप ही मैं आपके पास बैठ जाऊं? बैठो, अपना मग थामते इसने यक लफ्जी जवाब दिया था। गुल अपना मग थामकर इसके सामने बैठ गई थी। वो इसे अपने कॉलेज की बातें बता रही थी जब हयाम के फ़ोन की मैसेज टोन बजी। इसने फ़ोन अनलॉक करके मैसेज खोला था। हाय स्वीट हार्ट, एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। लगता है इनके घर माँ बहनें नहीं हैं जो दूसरों की माँ बहनों को तंग करते हैं। हयाम काफ़ी गुस्से से बड़बड़ाई थी और फिर टाइप किया था, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है जाहिल इंसान। इसने सेंड का बटन दबाया था। हैं, मगर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। फौरन जवाब मौसूल हुआ था, बास्टर्ड। हयाम अभी लिख ही रही थी जब इसे एक तस्वीर मौसूल हुई थी। हयाम का रंग फक हुआ था। क्या हुआ हयाम आपी? इसकी उड़ी रंगत देखकर गुल ने सवाल किया था। कुछ नहीं गुल, ये लो तुम जाओ आराम करो। मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जी आपी, बोलती उलझी हयाम को देखकर उठ गई थी। जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना गुल। गुल ने इसके कहने पर अमल किया और दरवाज़ा बंद कर गई थी। हयाम ने एक बार फिर वो चैट ओपन की थी। कौन हो तुम? हयाम के हाथ कपकपाए थे। तुम्हारी बर्बादी, फौरन जवाब मौसूल हुआ था। तुम्हारे पास ये तस्वीरें कहाँ से आई? हयाम ने सवाल किया था। तुम पिछली बार तो बच गई थी, मगर इस बार नहीं बचोगी। इसके बाद भी 2-3 मैसेजेस आए थे, मगर हयाम ने इसे खोलकर नहीं देखा था। वो काफ़ी परेशान हो गई थी। हयाम अपने बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी हुई थी जब इसका दरवाज़ा बजा। आ जाएं, इसने इसी तरह लेटे लेटे आवाज़ दी थी। दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। हयाम ने इसकी जानिब नहीं देखा था। आपी, ये किसी ने आपके लिए भिजवाए हैं। हयाम ने सर उठाकर इसके हाथ की जानिब देखा था। ताज़ा सियाह गुलाब। हयाम ठटकी थी। इसे सियाह रंग हमेशा से ही पसंद था और सियाह गुलाब, इस बारे में तो कोई नहीं जानता था, कोई एक भी नहीं। वो सोच रही थी, आपी इसे कहाँ रखूँ? यहीं बेड पर रख दो। गुल वहाँ रखकर चली गई थी। हयाम इसे इसी अंदाज में लेटे इनको देख रही थी। ये फूल बहुत कम मिलते हैं, इसने सोचा था। तुम्हें काला रंग क्यों पसंद है हयाम? एक बार अफशा ने इससे सवाल किया था। काला रंग ऐसा है, जब ये किसी चीज़ को ढांपता है तो मुकम्मल तौर पर छुप जाती है, यहाँ तक कि इसका साया भी बाकी नहीं रहता। इसमें इंसान की कमज़ोरियाँ भी छुप जाती हैं। लोग कहते हैं कि सियाह रंग सैडनेस, एविल, फियर और डेथ की अलामत होता है, मगर मेरे नज़दीक ये एक मिस्टीरियस कलर है जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ को शो करता है। हयाम बोल रही थी। तुम्हारी मंतक तुम ही जानो। हयाम के खामोश होती अफशा बोली थी। इन फूलों के दरमियान कुछ लिखा था। हयाम ने हाथ बढ़ाकर इसे निकाला था। वो एक छोटा सा कार्ड था। फूलों की दीवानी के लिए फूलों का छोटा सा नजराना। आरिस। हयाम के लब मुस्कुराए थे। इतने में हयाम के फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव हुआ था। हयाम ने हाथ बढ़ाकर इसे देखा था। उम्मीद है मेरा तोहफा आपको पसंद आया होगा, आरिस ने मैसेज किया था। बहुत ज़्यादा। हयाम ने इन फूलों को थामकर अपनी गोद में रखा था। आपको कैसे मालूम हुआ? इसने लिखकर मिटा दिया था। हयाम कुछ याद आया था। आरिस अहमद वहाब मेरी डायरी वापस कर दें या इससे मेरे सब राज चुराएंगे। मिसेस आरिस अहमद वहाब, वो डायरी मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। वापस कर भी दूँ तो अब कुछ भी नहीं है छुपाने को। बहुत कुछ है, हयाम ने मैसेज किया था। ज़िंदगी, आप एक बार मेरे पास आएँ, सब राज निकलवा लूँगा आपसे। मुझे राज रखने बहुत अच्छे से आते हैं, आप नहीं निकलवा सकेंगे। मैं इन राजों को चुरा लूँगा, ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त का इंतज़ार रहेगा। मेरा कमरा आपकी खुशबू को बहुत मिस कर रहा है। हयाम ने अपने परफ्यूम का नाम लिखकर इसे सेंड किया था। इसका मैं क्या करूँगा याम? फ़ौरन आरिस का मैसेज मौसूल हुआ था। मैं ये परफ्यूम इस्तेमाल करती हूँ, ख़रीद कर अपने कमरे में स्प्रे कर लें, फिर आपका कमरा मेरी खुशबू को मिस नहीं करेगा। ऐसे फीकी खुशबू नहीं चाहिए मेरे कमरे को आपकी मोहब्बत की खुशबू चाहिए। आरिस का मैसेज वसूल हुआ था।
मुझे लगता है आपके कमरे को मेरी मोहब्बत की खुशबू नहीं, आपको मेरे गुस्से की खुशबू चाहिए। हयाम ने फ़ौरन मैसेज किया था। अब आप अपने इकलौते मासूम से शोहर से ऐसे बात करेंगी? मासूम तो आप बिल्कुल नहीं हैं। साथ ही इसने आंखें घुमाई, इमोजी सेंड की थी। फिर मैं क्या हूँ आप जानते हैं। क्या शहाना अंदाज था इसका। और अब भागे यहाँ से, मुझे कुछ देर रेस्ट करनी है। वक्त गुजरता जा रहा था। आरिस को इसकी क्लास लिए तकरीबन 2 माह हो चुके थे। हयाम इन मैसेजेस की वजह से काफ़ी परेशान थी। वक्त के साथ साथ इसकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। वो पहले से ज़्यादा खामोश होती जा रही थी। आज भी इसे तेज़ बुखार था जब सब ने इसे मना किया था कि वो यूनिवर्सिटी ना आए, मगर वो सबकी बातों पर कान लपेटे यूनिवर्सिटी आई थी। आरिस जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ था, सब ने इसे सलाम किया था, जबकि वह हयाम को देखकर चौंका था। इसका चेहरा काफ़ी बुझा हुआ था। भरी क्लास में वह हयाम के पास जाकर नहीं पूछ सकता था कि इसे क्या हुआ है, इसलिए खामोशी से डाइस पर जाकर खड़ा हुआ। इसने अपना फ़ोन और बुक्स वहाँ रखी थी जब इसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। आरिस भाई, हयाम को काफ़ी तेज़ बुखार है। हम सब ने इसे बोला था आज ना आए, मगर आपकी बीवी बहुत ज़िद्दी है। ये मैसेज भेजने वाली जरी थी। इसका मैसेज पढ़कर आरिस के लब भेंचे थे। आरिस कुछ सोचते हुए डाइस के सामने आया और अपने हाथ बांधकर सबको देखने लग गया। स्टूडेंट्स, आरिस ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। हयाम ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर आरिस की जानिब देखा था। इन दोनों की नज़रें मिली थी। आज हयाम फ्रंट लाइन में बैठी थी। अगर मैं आप सबको कहूँ आज हम पढ़ेंगे नहीं, बस बातें करेंगे। आरिस ने मुस्कुराकर एक नज़र पूरी क्लास को देखा था। याहू सर, आप सच कह रहे हैं? एक लड़के ने पूछा था। आरिस ने इस बात में सर हिलाया था। गुफ्तशनीर का सिलसिला शुरू हो चुका था जब एक लड़की बोली, सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछें। आरिस ने इस लड़की को इजाज़त दी थी। सर आपका पूरा नाम क्या है? आरिस अहमद वहाब। सर आप वहाब एंड सन्स के ओनर हैं? एक लड़के ने हैरत से सवाल किया था। जी। सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस को देखने के बजाय हमें पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद ने मुझसे दरख्वास्त की थी, इसलिए मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। सर वैसे आपकी एज क्या है? एक लड़की ने सवाल किया था। आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाना चाहती हैं? आरिस ने इसके सवाल पर सवाल किया था। नहीं सर, आपकी इतनी एज नहीं लगती और आप अभी से एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। जाहिर है सर को सारा बिजनेस विरासत में मिला है, इसलिए वो इतने कामयाब हैं। बेटा बिजनेस बेशक विरासत में मिला हो, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसे ख़त्म होने में लम्हा लगेगा और मेरी उम्र 23 साल है। आरिस ने सुकून से जवाब दिया था। सर आपकी इंगेजमेंट वगैरह हुई है? एक लड़की ने सवाल किया था। नहीं मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई। हयाम ने गुस्से से आरिस को देखा था, मगर वो किसी और जानिब देख रहा था। फिर सर आप किसी को लाइक करते हैं? जी। ओह, क्लास में शोर गूंजा था। मैं अपनी वाइफ को बहुत लाइक करता हूँ। सर इसका मतलब आप मैरिड हैं? जी। हयाम के लब मुस्कुराए थे। इस लम्हे कितने ही दिल टूट कर बिखरे थे। सर आपकी वाइफ का नाम क्या है? एक लड़की ने सवाल किया था। हयाम ने आरिस को देखा था। दोनों की नजरें मिली थी। हयाम को लगा था आरिस इसका नाम ले देगा। मिसेस आरिस अहमद वहाब। आरिस ने हयाम की जानिब देखकर बोला था। जरी, नूर और अफशा कब से कभी हयाम के बदले तासुरात देख रही थी तो कभी आरिस की शक्ल। सर आपकी वाइफ क्या करती हैं? वैसे तो ANH की POA हैं, मगर स्टडी भी कर रही हैं। सर आपने आज पढ़ाना नहीं है तो हम जा सकते हैं? हयाम ने आरिस से सवाल किया था। नो। आरिस ये सब इसी का ध्यान भटकाने के लिए तो कर रहा था। वो जानता था अगर वो पढ़ाने लग गया तो हयाम ने फिर एक ही जगह अपनी नज़रें जमाए बैठे रहना है और इस वजह से वो अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब करेगी। सर आपकी वाइफ क्या पढ़ रही हैं? क्या वो भी बिजनेस ही पढ़ रही हैं? वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, मगर वो बिजनेस नहीं पढ़ रही। क्या वाकई सर? जी। अब आप सब पूरी यूनिवर्सिटी में हर एक को रोककर ये मत पूछेगा कि सर आरिस की वाइफ कौन है। सर आपकी लव मैरिज है? एक लड़के ने सवाल किया था। नहीं, हमारी शादी बड़ों का फैसला था, फिर मेरी मिसेस ने मुझे खुद से इश्क करना सिखा दिया। आरिस लम्हे भर को मुस्कुराया था। हयाम की बुखार की वजह से सिर्फ आंखों में एक चमक थी। सर आपकी मिसेस आपसे बहुत मोहब्बत करती होंगी। ये तो वही बता सकती हैं इनको मुझसे कितनी मोहब्बत है। सर आपकी वाइफ कभी आपसे नाराज़ हुई हैं? अब नूर ने सवाल किया था। इसके सवाल करते हयाम ने इसे चुटकी काटी थी। रिश्ता कोई भी हो, इनमें ऐसी छोटी छोटी बातें पाई जाती हैं। सर अगर आपकी मिसेस को मालूम हो गया आप हमें इनके बारे में बता रहे हैं, वो आपसे नाराज़ हो गई, फिर मैं इनको मना लूँगा, और अगर वो आपके मनाने पर भी ना मानी फिर? आरिस चलता हुआ हयाम के मुकाबले आ खड़ा हुआ था। फिर मैं मिसेस आरिस को अपने अंदाज में मना लूँगा मिस हयाम। वह हयाम की आंखों में देखता आहिस्ता से बोला था।
क्या ना था इसकी आंखों में हयाम के लिए। हयाम इसके कहते ही सर झुका गई थी। सर, हम सब आपकी मिसेस को देखना चाहते हैं। प्लीज़ इनकी कोई पिक्चर दिखा दें। मैं आप सबको इनसे मिलवा दूंगा, मगर इसके लिए आप सबको इंतज़ार करना होगा। बाकी का लेक्चर भी ऐसे ही सवालों जवाब की नज़र हो गया था। आरिज़ अपने मकसद में कामयाब हुआ था। इसने हयाम का ध्यान माजी की तलखी से हटा दिया था। अफसा को काफ़ी अरसे से महसूस हो रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो रोज़ाना बहुत संभल कर घर जाया करती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से इसके साथ इस तरह कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। आज भी वो मामूल के मुताबिक अपने घर जा रही थी जब आलियान ने इसे घर छोड़ने का बोला था। वो खामोशी से इसके पीछे बाइक पर बैठ गई थी। आलियान ने अफसा को इसके घर से थोड़ा दूर उतारा था। आगे का रास्ता इसने पैदल तय करना था। अफसा चलती जा रही थी और दूर खड़ा आलियान इसे देख रहा था। इसके देखते ही देखते कुछ लोग अफसा को गाड़ी में डाल चुके थे। अफसा, वो चिल्लाया था और फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके इसके पीछे लगाई थी। इस वक्त आलियान के दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज थी। वो अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। वो पहले ही बहुत से रिश्ते खो चुका था। वो मुसलसल इसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुंचा था, जहां से वो गाड़ी इसकी नज़रों से ओझल हुई थी। आलियान को समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या करे, कहाँ जाए। अपनी बाइक को वहीं छोड़ते इसने जंगल में भागना शुरू कर दिया था। यार, बाइक पे जाता। आलियान कितनी ही बार अफसा को आवाज़ें देता, ठोकर खाकर गिरा था, मगर हर बार वो उठकर पहले से तेज भागता और मजीद ऊंची आवाज़ में इसे आवाज़ें देता। इसी दौरान इसके बाजू और टांगों पर भी चोट आई थी। आखिर में आलियान को इस जंगल में एक घर नजर आया था। वो तेज कदम उठाते इसके घर के दरवाजे तक पहुंचा था। घर में दाखिल होकर इसने इस घर के एक एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर इसने अफसा की आवाज़ सुनी थी। इसके साथ किसी मर्द की भारी आवाज़ थी। आलियान इस आवाज़ की सिमत बढ़ाता और फिर राहदारी में बने आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हुआ था। अफसा दीवार के साथ लगी खड़ी थी। आलियान के दरवाज़ा खोलते ही इस शख्स ने अफसा की जानिब अपनी पिस्टल का रुख किया था। वाह, मेरा दूसरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। मालूम नहीं था इस चिड़िया को कैद करूंगा तो तुम भी मेरे सामने आ जाओगे। अरशद लगारी। आलियान एकदम चीखा था। छोड़ दो अफसा को, अगर इनको हाथ भी लगाया ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। वो चार दोस्त और चारों मोहब्बत के राही, हयाम, आरिज़, अफसा और आलियान, दोस्ती से मोहब्बत में आशिक थे एक दूसरे के। इन चारों की जिंदगियां इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। हयाम और आरिज़ सना जिशान की चालों का शिकार हो रहे थे और अफसा और आलियान अरशद लगारी की। इन सबको मोहब्बत और दोस्ती में एक बहुत ही कड़े इम्तिहान से गुजरना था। चाल अब वक्त ने चलनी थी। किसकी मोहब्बत ने अमर बनकर फना होना था और किसकी मोहब्बत ने हयात पाकर दायमी रहना था। तुम आज की चूज़ें मुझसे लड़ोगे? अपने बाप के कातिलों से बदला लेने का मत सोचो, वरना मैं तुम्हारी नस्लों को तबाह कर दूंगा। अरशद लगारी, तुम्हारे खिलाफ सब सबूत हैं मेरे पास। तुम बच नहीं सकते। मैं अपने बाप और पप्पो के खून का बदला लेकर रहूंगा। आप इस इंसान को अदालत में लेकर जाइएगा। आलियान, अफसा वहीं खड़ी खड़ी बोली थी। तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम लोग यहाँ से बचकर जा सकोगे? कहते ही इसने अफसा को इसके बाजू से दबोचा था। छोड़ दो अफसा को, आलियान धाड़ा था। नहीं, पहले इसकी बारी और फिर तुम्हारी। अगर इनके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। अरशद लगारी। आलियान धाड़ा था। ओह, ये जवान मोहब्बत। वो कह कहाँ लगाकर हंसा था। अगर मैं तुम्हारी ही जान ले लूं पहले, फिर इसको कौन बचाएगा? इसने अफसा का बाजू छोड़कर एक जानिब को धक्का दिया था। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ दोनों। कमरे में फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी। आलियान, अगले ही लम्हे अफसा की चीख फिजा में बुलंद हुई थी। आलियान की आंखें फैली थी। हर चीज़ सख्त हुई थी। इसकी आंखों में हर चीज़ खो देने का खौफ वाज़ा हुआ था। एक लम्हे में सब बदल गया था। इसकी दुनिया पलट गई थी। सांसें मद्दम हुई थी। वजूद साकित हुआ था और कमरे में कह कहो की आवाज़ गूंजी थी। अरशद लगारी के मकरू कह कह। वो इन दोनों के वजूदों पर तमस्खुराना नज़र डालकर बाहर निकल गया था। अपने पीछे इनकी दुनिया साख्त कर गया था। हयाम, गाड़ी में जाकर बैठे, मैं अभी आता हूँ। हयाम का इरादा यूनिवर्सिटी बस में जाने का था, मगर आरिज़ ने इसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। आरिज़ के हाथ से गाड़ी की चाबी लेती, इसे घूर कर अपना पैर पटकती हयाम आरिज़ के ऑफिस से निकल गई थी। कुछ ही लम्हे बाद आरिज़ भी गाड़ी में आकर बैठा था। जी तो मिसेस चलें? आरिज़ की बात का हयाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। इनका सफ़र शुरू हुआ था। हयाम के घर के रास्ते से मुख्तलिफ रास्ते पर गाड़ी चल रही थी। हयाम खामोशी से खिड़की के बाहर के मंजर देख रही थी। 10 मिनट बाद आरिज़ ने गाड़ी रोकी थी। हयाम ने नज़र उठाकर अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देखा था। इसे इसी जगह की उम्मीद थी।
आरिस गाड़ी पार्क करके फौरन हयाम की जानिब आया था और इसके लिए दरवाज़ा खोला था। अपना बैग कंधे पर डाले हयाम बाहर निकली थी। हयाम बैग गाड़ी में ही रहने दें। हयाम खामोशी से अपना बैग वहीं छोड़ते बाहर निकली थी। वो दोनों अस्पताल की राहदारी में चल रहे थे जब आरिस ने हाशिर को कॉल की थी। 5 मिनट बाद वो इसके कैबिन में मौजूद थे। हाशिर ने हयाम का मुकम्मल चेकअप किया था। इसके बाद हाशिर हयाम को एक कमरे में ले गया था और इसे ड्रिप लगाई थी। फिर एक नर्स को इसके पास छोड़ता वापस आरिस के पास आया था। आरिस, तुम भाभी का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? क्या मतलब हाशिर? मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। तुम जानते भी हो इस वक्त इनका बीपी किस कदर शूट किया हुआ है। हाशिर की बात पर आरिस हैरान हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो हाशिर? आरिस आगे होकर बैठा था। वही जो तुम सुन रहे हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने किसी चीज़ की शिकायत की हो? हाँ, अक्सर सर दर्द का कहती हैं। तुमने कभी वजह जानने की कोशिश की? हाशिर ने आरिस को घूरा था। नहीं, मुझे लगा वो बिजनेस और स्टडी दोनों को देख रही हैं, इसलिए थकावट से। भाभी इस वक्त कैरिंग स्ट्रेस की स्टेज पर हैं। इनका बीपी अगर कंट्रोल ना हुआ तो इनके दिमाग की कोई नस फट सकती है, या वो पैरालाइज हो सकती हैं, या दोबारा कोमा में जा सकती हैं। आरिस के असाब तने थे। तुम एक बार इनसे बात करो, पूछो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो इस हद तक परेशान है, जिसका इनकी सेहत पर असर हो रहा है। कहते ही आरिस उठा था और इसके ऑफिस से बाहर निकल गया था। ऐसी क्या बात है याम जो आपको परेशान कर रही है? ऐसी कौन सी बात है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं? कहीं सना ने तो नहीं कुछ कहा? अगर इसने कुछ कहा होता हयाम मुझे ज़रूर बताती, मगर ऐसा नामुमकिन तो नहीं है। हो सकता है सना ने इनको कुछ कहा हो। आरिस खुद से ही सवाल जवाब करता इनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो आंखें मूंदे बेड पर लेटी सो चुकी थी। इसके चेहरे पर चमक की जगह वीरानी थी। हर वक्त मुस्कुराहट लिए लब आपस में सख्ती से पेवस थे। हिजाब के हाले में छुपा इसका कमज़ोर सा चेहरा इस वक्त आरिस के सामने था। जिंदगी, आरिस मोहब्बत से इसे पुकारते इसके पास आ बैठा था, मगर वो आंखें मूंदे लेटी ही रही थी। आरिस ने इसका बुखार से तपता हाथ थामा था और बहुत ही मोहब्बत से इस पर अपना लम्स छोड़ा था। हयाम, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? जिंदगी, क्यों आप खुद को तकलीफ में मुब्तला करती हैं और मुझे अजियत देती हैं? आरिस इसी तरह इसका हाथ थामे इसकी जानिब देखते बोला था। हयाम ने इसकी अपनी आंखें खोली थी, मगर खामोश ही रही थी। काफी लम्हे बाद खामोशी की नज़र हुए थे। आरिस, हयाम ने नरमी से पुकारा था। जी जिंदगी, हम घर कब तक जाएंगे? बस अभी थोड़ी देर तक चलते हैं। कहते ही आरिस इसका हाथ थामते इस पर अपना सर टिका गया था। जरी, ग्राउंड में बैठी नूर ने इसे मुखातिब किया था। जरी ने नूर के कंधे से उठाकर इसे देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? जरी सीधी होकर बैठी थी। कि इन दोनों की जिंदगियों में ऐसा क्या चल रहा है जो ये हमसे छुपा रही हैं? हयाम बहुत खामोश रहती है, जबकि अफशी वो कभी रास्ते में मुड़कर नहीं देखती थी। अब रास्ते में 1000 बार मुड़कर ऐसे देखती जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। हाँ, ये चीज़ मैंने भी बहुत नोट की है। क्या इस बारे में इनसे पूछना चाहिए? मुझे लगता है हमें इनके बताने का इंतज़ार करना चाहिए, जरी बोली थी। तुम्हें लगता है वो बताएंगी? नूर ने सवाल किया था। मगर हम इंतज़ार तो कर सकते हैं ना इनके बताने का? हाँ, कर सकते हैं। नूर एक गहरा सांस लेकर बोली थी। वैसे नूर, एक बात है, जरी कुछ सोचते हुए बोली थी। क्या? आरिस भाई हयाम से कितनी मोहब्बत करते हैं ना? हाँ, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ इस हिटलर की बहन की आरिस भाई को कौन सी बात अच्छी लगी होगी। हाँ, वैसे ये बात है, याद है ना जब वो अस्पताल में थी तो भाई किस तरह इसके लिए तड़प तड़प कर दुआएं मांगा करते थे। हाँ, बहुत खुश नसीब है वो कि वो इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स इसका शौहर है। जानती हो जरी, आरिस भाई से यही सवाल एक बार जैन ने भी किया था। मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया था? क्या? जरी पुरजोश सी बोली थी। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है, इसकी वजाहत नहीं की जा सकती। उफ यार, वैसे मालूम नहीं क्यों लोग कहते हैं कि नावल पढ़ने वाली लड़कियों को जहान सिकंदर या सलार सिकंदर चाहिए होता है। जरी बोली थी। नहीं जरी, हमें वो नहीं चाहिए होता। हमें तो बस वो चाहिए होता है जो जहान की तरह जन्नत का साथी बने, सलार की तरह हमसे मोहब्बत करे, फारिस की तरह हमेशा साथ निभाए, जो आलियान की तरह दीवाना और प्यारा हो।
जो फातेह की तरह अच्छा दोस्त हो, हाशिम की तरह सब संभालने वाला हो और जो वजदान की तरह हमारे लिए जिंदगी गुजार दे। बस 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 लड़की, ब्रेक पर पाँव रखो। जरी ने इसे मुक्का मारा था। हाय ये अफसानवी दुनिया और इसके किरदार इस दुनिया की तलखियों से बहुत अच्छे हैं। बहुत को इसने कुछ ज्यादा ही लंबा किया था। बस तुम्हें और हयाम को तो मौका चाहिए होता है। तुम भी हम में से ही हो। नूर ने इसको धमोका जड़ा था। अच्छा, मार क्यों रही हो? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। जरी ने अपनी आंखें घुमाई थी। चलो उठो, घर चलें अब। जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? इनका बाकी घर तक का सफर यूं ही बातें करते तय हुआ था। इस कमरे में हर तरफ खौफ का आलम था। फर्श पर काफी खून पड़ा हुआ था। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आलियान के लब कपकपाए थे। सब नसीबों के खेल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अफशा की आंख से एक आंसू बहा था। मोहब्बत में हार जीत नहीं होती, वो तो बस अमर हो जाती है। अफशा बामुश्किल बोली थी और हम इसका सांस उखड़ रहा था। हमारी मोहब्बत, इसकी आंखें बंद हो रही थी। अफशा, आलियान ने इसका चेहरा थपथपाया था मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया था। अफशा, वो चीखा था। इसकी चीख इस घर में गूंजी थी। अफशा ने आहिस्ता से अपनी सुर्ख होती आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था। कुछ देर पहले अरशद ने अफशा को धक्का देकर गन का रुख आलियान की जानिब किया था। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ दोनों। इससे पहले वो आलियान पर गोली चलाता अफशा फौरन इसके सामने आ गई थी। अरशद लगारी इन दोनों को देखता कह लगाता वहां से चला गया था। इसके जाते ही आलियान ने अफशा का सर अपनी गोद में रखा था और इसके दिल के मकाम पर थोड़े से ऊपर अपना हाथ रखकर खून को बहने से रोका था। मैंने सोचा था एक दिन आएगा कि अपने हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगाऊंगा, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अफशा ने अपने खून से भरे हाथ देखे थे। मुझे क्या मालूम था एक दिन मैं आपकी मोहम्मद में आपके नाम की गोली खाऊंगी। कहते ही अफशा ने अपनी आंखें बंद की थी। अफशी, आलियान ने इसे पुकारा था मगर इसने आंखें नहीं खोली थी। अफशी, आलियान ने इसका चेहरा थपथपाया था। इसकी मध्यम धड़कनें आलियान अपनी हथेली पर महसूस कर सकता था। आलियान फौरन इसे उठाकर बाहर की जानिब दौड़ भागा था। इस जंगल के बिल्कुल साथ एक छोटी सी बस्ती थी जिससे गुजरकर इस जंगल का रास्ता था। आलियान फौरन अफशा को वहां लेकर गया था। इस बस्ती में एक छोटी सी लोगों के लिए इलाज के लिए डिस्पेंसरी बनी हुई थी। आलियान ने वहां मौजूद कंपाउंडर को झूठ सच मिलाकर कहानी बताई थी, जिस पर इसने एक कमरे की जानिब इशारा किया था। वहां जाते ही आलियान ने अफशा के वजूद को स्ट्रेचर पे डाला था। डॉक्टर फौरन कमरे में आया था। इसने आलियान को बाहर जाने का कहा था, जिस पर पहले इसने एहतिजाज किया, फिर खामोशी से बाहर निकल गया था। इस डॉक्टर ने अफशा की गोली निकाल दी थी मगर खून को रोकना मुश्किल हो रहा था। काफी देर की कोशिश के बाद वो कामयाब हुआ था, मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर अफशा को देखता बाहर निकल गया था। साहब, तुम हो बीबी के साथ? हाँ, मैं ही हूँ। आलियान जल्दी से इसके पीछे कमरे में आया था। वो बीबी की मौत हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? आलियान चीखा था। इसने डॉक्टर का गिरबान पकड़ा था। वो मर नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर इस डॉक्टर को पीछे करता अंदर की जानिब भागा था। इसके कदम मन मन के हो रहे थे। वो अफशा के साकित वजूद के सामने जा खड़ा हुआ था। वो बेयकीन सा इसका चेहरा इसके वजूद को देख रहा था। इसकी आंखों से आंसू बहे थे। आलियान एकदम जमीन पर घुटनों के बल किसी बेजान शख्स की तरह बैठा था। मैंने सब कुछ खो दिया आज। पहले फूफो, फिर बाबा, अब आप। तीनों में से अपनी जिंदगी में बेलोस मोहब्बत की, मगर मेरी मोहब्बत का ये इस्लाब तीनों ने ही मौत की सूरत दिया है मुझे। इसने अफशा का ढलका हुआ हाथ थामा था। क्यों अफशा, क्यों किया मेरे साथ ऐसे? वो लक रहा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको। आलियान एकदम खड़ा हुआ था। सुन रही हैं आप? अफशा नदीम, आलियान खालिद कभी माफ नहीं करेगा आपको। वो चीखा था। साथ ही इसने अफशा का हाथ झटका था, मगर अगले ही लम्हे रोते रोते आलियान ने अपना माथा अफशा के हाथ के साथ टिकाया था। कितने ही आंसू उसकी आंखों से टूटकर अफशा के चेहरे पर गिरे थे। अभी तो आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत के दिए रोशन हुए थे, वो कहते कहते रुका था। आलियान एकदम सीधा हुआ था। अपने तर चेहरे से इसने आंसू साफ किए थे और कमरे से बाहर निकला था। अगले ही लम्हे वो डॉक्टर को घसीटता हुआ इस कमरे में लाया था और एक झटके से इसे छोड़ा था। क्या बात है साहब? यो ब्लाडी बास्टर्ड, आलियान धाड़ा था। साहब, हमने बीबी को कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही मर गई। शट अप। आलियान इससे पहले से भी ऊंचा धाड़ा था। तुम एक जिंदा इंसान को मुर्दा कैसे कह सकते हो? साहब, मैंने खुद देखा था, बीबी मर चुकी है, तुम हौसला करो। डॉक्टर ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर आलियान इसका हाथ झटकता किसी को फोन मिला रहा था। फिर इसने दूसरी जानिब मौजूद शख्स को एम्बुलेंस और डॉक्टर लाने का कहकर कॉल बंद कर दी थी। अगले 40 मिनट में वो अफशा को वहां से लेकर निकल गया था।
वो इस बात पर बेहद खुश था कि अफशा जिंदा थी, इसकी मोहब्बत जिंदा थी। इसके अंदर किसी ने जान फूंक दी थी। अफशा की चलती सांसें अलियान के लिए जिंदगी की नवीद थी। हयाम की ड्रिप तकरीबन खत्म होने वाली थी। इस वक्त वो गहरी नींद में थी। इसके पास बैठा आरिस मुसलसल इसको देख रहा था। इसने वहां बैठे बैठे एक फैसला किया था कि वो अपने मामा बाबा से रुखसती की बात करेगा। वो हयाम को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जब वो इसकी नज़रों के सामने होगी तो आरिस इसकी हर चीज़ और हर अमल पर गहरी नज़र रख सकता था। अभी वो ताने बाने बुन ही रहा था जब इसका फ़ोन बजा था। हयाम की नींद ख़राब ना हो इसलिए वो वहाँ से बाहर चला गया था, मगर जब अंदर आया तो उसके चेहरे पर फिक्र थी। वो कदम कदम चलता हयाम के करीब आया था। इसके माथे पर अपना लम्स छोड़कर आरिस ने हयाम पर इसके पैरों पर पड़ी चादर उड़ाई थी और फिर अरमान और जैन को कॉल करता वहाँ से निकल गया था। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर नूर और जरी इसके कमरे में मौजूद थी और जैन और अरमान बाहर मौजूद थे। हयाम अभी तक अद्वियात के ज़ेर असर सोई हुई थी। हयाम की जब आंख खुली इसने पहले सारे माहौल को समझने की कोशिश की थी। जब इसका जहन बेदार हुआ तो इसने अपने इर्द गिर्द देखा था। वहाँ आरिस की जगह नूर और जरी मौजूद थी। आरिस कहाँ है? हयाम ने अपने घूमते सर को थामते हुए कहा। सबसे पहले सवाल किया आरिस के बारे में किया था। मजाल है जो इस लड़की को हमारी फिक्र हो। अपने शौहर के सामने तो ये हमसे बेवफाई कर जाती है। नूर मुंह बनाते बोली थी। बको मत। हयाम ने नूर को घूरा था। अफशा नहीं आई। हयाम सीधी होकर बैठी थी। हाशिर पहले ही इसके हाथ में ड्रिप उतार चुका था। नहीं, पता नहीं इसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो तुम दोनों इसके घर से ले आती। हयाम ने इनको घूरा था। जिन नवाबजादों के साथ हम आए हैं वो हमें यहाँ सलामती से ले आए हैं। इतना काफ़ी नहीं है? क्या मतलब? हयाम ने नासमझी से पूछा था। आरिस भाई ने इनके सरों पर जल्दी जल्दी की तलवार लटकाई हुई थी, इसलिए बेचारे हवाओं से बातें करते हमें यहाँ तक ले आए हैं। हयाम मुस्कुराई थी। अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? जरी ने इसे घूरा था। अपने शौहर की मोहब्बत पर। हाँ जी, अपने शौहर को ही देखना, दोस्त जाए भाड़ में। नूर ने इसे घूरा था। इनको बातें करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था जब अरमान और जैन कमरे में दाखिल हुए थे। भाभी, हाशिर आया है आपका चेकअप करने। जी भेज दें। इनसे बातें करती हयाम ने अरमान से कहा था। अभी हाशिर हयाम का चेकअप कर ही रहा था जब दरवाज़ा खुला और 2 नर्सिस एक बेड को धकेलती अंदर लाइन थी। इन सब ने चौंक कर इस बेड की जानिब देखा था, मगर अगले ही लम्हे वो तीनों इस बेड की जानिब भागी थी। आलियान के आरिस को फ़ोन करने के बाद वो आधे घंटे के अंदर रश ड्राइविंग करता वहाँ तक पहुँचा था। आरिस के पहुँचने के 10 मिनट बाद एम्बुलेंस भी इस जगह पहुँच गई थी। आलियान ने बहुत एहतियात से अफशा के बेहोश वजूद को एम्बुलेंस में लिटाया था। कुछ ही देर में अफशा को इसी अस्पताल में लाया गया था। सबसे पहले इमरजेंसी में इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया था, फिर हयाम के कमरे में ही लाया गया था। अफशा को देखते ही वो सब इसकी जानिब बढ़ी थी। इन सब को देखकर हाशिर कमरे से बाहर निकल गया था और आरिस अंदर आया था। हयाम फौरन इसकी जानिब बढ़ी थी। आरिस, अफशा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो अब ठीक है। मगर इसे हुआ क्या है? हयाम ने अपना किया सवाल दोहराया था। आप इधर जाके बैठे, मैं अभी सब बताता हूँ। आरिस, मैं पूछ रही हूँ अफशा को क्या हुआ है? हयाम आरिस की शर्ट दबोच कर दहाड़ी थी कि जरी और नूर ने मुड़कर इन दोनों की जानिब देखा था। गोली लगी है इन्हें। हयाम आरिस की शर्ट छोड़ते एकदम पीछे हुई थी। बहुत ही घटिया मजाक है आरिस। ये मजाक नहीं, हकीकत है हयाम। और प्लीज़ रिलैक्स, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। आरिस ने आगे बढ़कर इसे बाजू से थामा था। कैसे हुआ सब? हयाम सपाट अंदाज में बोली थी। ये अलियान ही बता सकता है। कमरे में दाखिल होते अलियान ने आरिस के ये अल्फाज सुने थे। भाभी, जब कोई किसी को बर्बाद करने के रास्ते पर निकलता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए इसे अपने सामने मौजूद इंसान की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आलियान किसी थके हारे इंसान की तरह बोला था। इन तीनों ने आलियान की जानिब देखा जिसके कपड़ों और चेहरों पर खून के निशानात थे। इन सब के देखते ही आलियान ने एक गहरा सांस लिया था। एक वक्त था जब आरिस आपको खून में लथपथ इस अस्पताल में लाया था और आज मैं इसी तरह अफशा को लेकर आया हूँ। आज मुझे आरिस की इस तड़प और दर्द का अंदाज़ा हो रहा है जो इसने आपके लिए इस वक्त महसूस किया था। आलियान तमहीद क्यों बांध रहे हैं? सिर्फ ये बताएं अफशा को गोली कैसी लगी है। एक गहरा सांस हवा के सुब्त करते आलियान ने इन्हें सारी कहानी बताई थी। एक शख्स है जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है और ये दूसरा जो मेरी दोस्त की। हयाम ने सोचा था, या अल्लाह इन दोनों को ही तबाह और बर्बाद कर देना। तू हर चीज़ पर कादिर है ना? हयाम के दिल ने बेख्तियार दुआ दी थी। अंकल आंटी को क्या बताना है? जरी ने सवाल किया था। एक बार फिर नूर और जरी के लिए कड़ा इम्तिहान था। पहले हयाम और अब अफशा। हयाम ने धड़कते दिल के साथ फरहत चौधरी को कॉल मिलाई थी जो दूसरी ही बैल पर उठा ली गई थी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। हयाम की आवाज़ कपकपाई थी, मगर इसकी आवाज़ की कपकपाहट शायद उन्होंने महसूस नहीं की थी।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? उन्होंने हयाम से सवाल किया था। ठीक आंटी। हयाम के गले में आंसुओं का एक गोला फंसा था। अफशा ने कुछ कहा है क्या बेटा? घर आती है तो मैं इससे पूछती हूँ क्यों मेरी बेटी को तंग करती है वो। आंटी वो अफशी। हयाम खामोश हुई। फरहत चौधरी को अब तशवीश हुई थी। क्या बात है हयाम? उन्होंने फिक्रमंदी से सवाल किया था। आंटी वो हम सब ने खाना खाने गए थे तो कुछ डाकुओं ने हमसे सामान छीनने की कोशिश की थी और इसी दौरान अफशी को जख्म आया है। हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप और अंकल यहाँ आ जाएं। हयाम जितनी मुश्किल से इनके सामने ये झूठ बोल रही थी ये बस वही जानती थी। कुछ ही देर में फरहत चौधरी और नदीम चौधरी हयाम के बताए हुए अस्पताल में मौजूद थे। अफशा अभी भी बेहोश थी जबकि सब लड़कियां इसके पास भी मौजूद थी। आलियान भी अपने कपड़े बदल चुका था। कमरे का दरवाजा बजा था। अगले लम्हे आरिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हयाम आए, मैं आपको घर छोड़ दूं। हयाम के चेहरे पर अभी भी बुखारी की वजह से नकाहत मौजूद थी। नहीं आरिस, मैं यहीं रहूंगी, हयाम जिंदी अंदाज में बोली थी। फरहत चौधरी ने आरिस की जानिब देखा था क्योंकि वो जब से वहां आई थी चारों में से कोई लड़का भी अंदर नहीं आया था। आरिस को देखते ही फरहत चौधरी ने हयाम की जानिब देखा था। इससे पहले हयाम कुछ कहती आरिस फौरन बोला था, मैं आरिस अहमद वहाब हूँ, हयाम का हस्बैंड। कहते ही आरिस ने इनके सामने अपना सर झुकाया था जिस पर उन्होंने प्यार से हाथ फेरा था। हयाम के लाख एहतजाज के बावजूद आरिस इसे वहां से ले आया था। अब वो गाड़ी में मुंह बनाए आरिस से रुख मोड़कर बैठी थी। आलियान वहां से इसी वक्त चला गया था। अरमान और जैन नूर और जरी को वापस बाहिफाजत इनके घर छोड़ आए थे जबकि आलियान इन सब के साथ ही अस्पताल से निकला था मगर घर नहीं गया था। इसी दिन रात को अफशा को होश आ गया था मगर इसके जख्म की वजह से इसे डिस्चार्ज नहीं किया गया था। अगले दिन वो सब यूनिवर्सिटी के बाद अफशा से मिलने आए हुए थे। कोई नहीं आया था तो वो आलियान था। रात से इसका कुछ नहीं मालूम था। वो यूनिवर्सिटी और जॉब पर भी नहीं गया था और इसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। हयाम जरी और नूर पहले ही इसके पास आई मगर वो सो रही थी। इन सब के आते ही नदीम चौधरी और फरहत चौधरी कुछ देर के लिए घर गए थे। कुछ देर बाद अफशा भी उठ गई थी। आलियान कहाँ है? इन सब को देखते ही इसने सबसे पहले आलियान के बारे में पूछा था। मालूम नहीं, कल हम सब यहाँ से एक साथ निकले थे मगर इसके बाद से इनकी कोई खबर नहीं है। हयाम इसके करीब बैठी बोली थी, तुम एक बार फ़ोन करो। अफशा सीधी होकर बैठी थी। हयाम ने इसके कहते ही आलियान को कॉल मिली मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। अफशा की आंखों में खौफ उभरा था। आलियान को खोने का खौफ, कहीं अरशद लगारी ने इसे कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, इस बात का खौफ। इससे पहले वो इन तीनों से कुछ पूछती दरवाज़ा नॉक करके आरिस, अरमान और जैन दाखिल हुए थे। आलियान कहाँ है? इन तीनों के अंदर आते ही इसने इनसे भी आलियान के मुतालिक पूछा था। इसका कल रात से कुछ नहीं पता। अरमान इसकी जानिब देखता बोला था। क्या मतलब कुछ नहीं पता? अफशा धाड़ी थी। अफशा, हम सब भी इसे ढूंढ रहे हैं, आरिस बहुत ही नरम लहजे में बोला था। आप सब ने इनको क्यों जाने दिया? सब ने इस आग बगोला होती लड़की की जानिब देखा था। अगर आलियान को कुछ भी हुआ या अरशद लगारी ने इसको कोई नुकसान पहुंचाया तो इसका जवाब आप सब देंगे। वो इन तीनों पर धारती बेड से उठी थी। अफशा, जरी ने इसे रोका था मगर वो किसी की सुन कहाँ रही थी। इसे तो बस फिक्र थी तो आलियान की। अभी वो कुछ कहने वाली थी जब एक बार फिर दरवाज़ा खुला था। सब ने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा था। वहाँ से आलियान अंदर आया था। अंदर का माहौल देखकर वो एक मिनट के लिए ठटका था। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों खड़े हैं? अभी वो बोल ही रहा था जब अफशा के हाथ का जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया था। कहाँ थे आप? वो एकदम धाड़ी थी। यार इतनी सीरियस सिचुएशन में मुझे हंसी आ रही है, सॉरी। सब अफशा की इस हरकत पर हैरान हुए थे। आलियान भी अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इसे देख रहा था। अफशी, पागल हो गई हो? हयाम ने इसे फौरन झंझोड़ा था मगर वो हयाम का हाथ अपने बाजू से हटाकर एक बार फिर आलियान की जानिब अपना रुख किए खड़ी थी। अफशा, नूर कुछ बोलने वाली थी जब आलियान ने इसे खामोश करवा दिया। इनको बोलने दें ये जो बोलना चाहती हैं। आलियान अफशी की आंखों में देखता बोला था, मैं भी तो सुनूं, आज मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या हो जाता। आलियान की आंखों में गुस्सा वाज़ा था। आलियान, बाद में बात करते हैं। तुम और अफशा दोनों अभी गुस्से में हो। आरिस ने इसे पीछे की जानिब खींचा था। नहीं आरिस भाई, जो बात होगी अभी होगी। और मिस्टर आलियान, आपको नहीं मालूम कि आपके होने या ना होने से क्या हो जाता? अफशा इसी के अंदाज में बोली थी। मेरी जात आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। अफशा नदीम,
आलियान की आंखों में एक जख्मी सा तासुर था। अगर आपके साथ मेरे लिए कुछ मायने ना रखती होती तो आज मैं यहाँ इस अस्पताल के कमरे में जख्मी हालत में मौजूद ना होती, बल्कि आज इस जगह आप मौजूद होते हैं। अफशा ने इस कमरे में पड़े बेड की जानिब इशारा किया था। बाकी सब खामोशी से खामोश तमाशाई बने इन दोनों को सुन रहे थे। अगर वाकई में आपके लिए मायने रखता होता आप ये सब ना करती, आप मुझे अकेला और बेबस ना छोड़ती। इस वक्त से अब तक जो दर्द मैंने सहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है, और जो आपने सहा है, पल में किसी के खो जाने का खौफ इंसान को जिंदा मार देता है। आलियान इसको दोनों बाजुओं से थाम कर बोला था। आप वहाँ इस बिस्तर पर लेटी थी। आलियान ने बेड की जानिब इशारा किया था। और यहाँ पल पल हम सब मर रहे थे। कौन करता है ऐसे? आलियान ने एक झटके से के साथ इसके बाजू छोड़े थे। कोई इतना भी किसी को चाह सकता है वो अपनी जान की भी परवाह ना करे, और अगर जान ही किसी और में बसती हो फिर? अफशा आलियान की आंखों में देखती बोली थी, ऐसी जान बसने का क्या फ़ायदा जो दूसरों की सांसें खतरे में डाल दें। इस जान को जिंदा रखने के लिए खुद का जिंदा रहना भी ज़रूरी है मिस अफशा नदीम। कोई रिश्ते जान से भी ज़्यादा बढ़कर होते हैं मिस्टर मोहम्मद आलियान खालिद। अफशा जो कभी भी आलियान से इज़हार मोहब्बत ना करने सोचे बैठी थी, आज इससे कर गई थी। इतने में जैन रोने का ड्रामा करते हुए अरमान के गले लगा था। इतनी सीरियस कंडीशन में भी सब ने मुड़कर इसकी जानिब देखा था। कमीने इंसान, अब तेरी नौटंकी की शुरू हो गई। अरमान ने इसे पीछे को धकेला था, जिस पर इसने अपने मसनूई आंसू साफ किए थे। भाभी नंबर 2 ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। जैन ने जिस अंदाज में कहा था सबका कहकहा बुलंद हुआ था। इसके इज़हार मोहब्बत के बाद सीरियस माहौल खुशगवारियत में बदल गया था। नूर जरी जैन ने इन दोनों को मुखातिब किया था। जी, वो दोनों एक साथ बोली थी। लड़कियों, इस वक्त मेरा दुख सबसे बड़ा है। कैसे? जरी ने आंखें घुमाकर पूछा था। कितना बुरा लगता है जब आपके सबसे अच्छे दोस्त ऐसे मुकाम पर खड़े हो जाते हैं जहां पर इस वक्त आरिज और आलियान खड़े हैं। ऐसी हालत में मुझ जैसे मासूम शरीफ कुंवारे और हैंडसम इंसान को क्या करना चाहिए? जैन की बात पर आरिस ने इसे घूरा था, जबकि आलियान ने इसे मुक्का जड़ा था। पहले सब कुछ कम था, जो तेरा ड्रामा भी शुरू हो गया है। आलियान के कहते ही जैन ने मासूम शक्ल बनाकर इसे देखा था। अपनी शक्ल ठीक कर और हम एक वक्त में एक ही आफत को संभाल सकते हैं। आलियान ने इसे घूरा था। मैं आपको आफत लगती हूँ? अब अफशा ने आलियान को घूरा था। सोच लें अफशा, अभी भी वक्त है, मुकर जाए अपने लफ्जों से। आपका भाई आपके साथ है। भाई वाली बात पर जरी ने घूर कर जैन को देखा था। वो खुद को कभी भाई कहने नहीं देता था, और अब कैसे खुद को अफशी का भाई कह रहा है? पहले ये भाई खुद को तो संभाल लें। अफशा ने अपनी आंखें घुमाई थी। बाज आजा जैन, तू क्यों अपनी बस्ती अपने हाथों से बेइज्जती, अल्लाह, तू क्यों अपनी बेइज्जती अपने हाथों से करवाना चाहता है? अरमान ने कहते ही इसके कंधों पर अपना बाजू फैलाया था। और हमें ये भी मालूम है तू चुपके चुपके क्या करता है। मैं? जैन ने इसकी जानिब देखा था। मैं कुछ नहीं करता। कहते ही इसने अरमान का बाजू हटाया था और आरिस के सामने जा खड़ा हुआ था। तू सुना आरिस, तेरी निकाह याफ्ता जिंदगी कैसे जा रही है? मैं तुझे क्यों बताऊं? आरिस ने इसे बकायदा घूरा था। जा मर जा, बता। मगर अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये लिखा हुआ है, नहीं बता, मगर आलियान को कुछ टिप्स दे दे। और वैसे मुझे एक बात तो बता, तेरा रुखसती लेने का कब का इरादा है? आरिस ने हयाम की जानिब देखा था, जो अपने चेहरा झुका गई थी। जब भी लेनी होगी तुझे तो खास तौर पर दावत नहीं दूंगा। क्यों? जैन को सदमा लगा था। मैंने कौन सा तेरी शादी खराब करनी है, या मैं कौन सा तेरे कमरे में घुस आना है? जैन अभी कुछ और भी बोलने वाला था जब आरिस की वसीली निगाहों से इसकी चलती जबान को ब्रेक लगी थी। मेरा ख्याल है अब भाभी नंबर 2 को रेस्ट करने देनी चाहिए और हमें चलना चाहिए। अरमान की बात पर अफशा ने इसे घूरा था। आरिस, मुझे घर छोड़ दें। इससे पहले वो सब बाहर निकलता है यहाँ फौरन बोली थी, आए। आरिस ने इसके लिए दरवाज़ा खोला था, जिस पर वो अपना सामान लेकर बाहर निकल गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। सब अपनी अपनी रूटीन में वापस आ चुके थे। अफशा का जख्म भी अब पहले से काफ़ी बेहतर था। हयाम इन मैसेजेस की वजह से काफ़ी परेशान थी। वो आरिस को इन सब के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि
वो इस बारे में कुछ भी गलत सोचे, मगर वो ये बात कैसे भूल गई थी, वो शख्स इसका मुहाफिज था। आज भी आरिस 308 में मौजूद इनकी क्लास को पढ़ा रहा था। आरिस अपना लेक्चर पढ़ाकर क्लास की जानिब रुक करके खड़ा हुआ था। 10 मिनट हैं आप सबके पास, इनको नोट करें। मैं फिर कुछ सवाल बोर्ड पर लिखूंगा, फिर वो आप में से कुछ स्टूडेंट आकर हल करेंगे। हयाम का ध्यान हमेशा की तरह आज भी आरिस के दिए लेक्चर की जानिब नहीं था। वो वहां बैठी एक ही जगह पर देख रही थी। इसके दिमाग में आज भी हमेशा की तरह मुस्तकीम के कहे अल्फाज गूंज रहे थे। आज इसका कहा हर लफ्ज जैसे हयाम को पागल कर देने के दर पर था। वो पिछले 2 माह से खुद से लड़ रही थी। तुम पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। हयाम ने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। तुमने अभी मेरा वहशीपन देखा ही कहाँ है लड़की। इसने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। 10 मिनट बाद आरिस ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा था और इसको हल करने के लिए सिदरा को बुलाया था। ओह, तो मिस POA साहिबा को अपनी इज्जत की परवाह है, कहीं मैं इनके साथ कुछ गलत ना कर दूं। हयाम ने एकदम से इसकी जानिब देखा, जहां खड़े होकर मुस्तकीम ने इससे ये अल्फाज कहते। हयाम की आंखों में खौफ था। खामोशी से इस फाइल पर साइन करो, और अगर तुमने ना किए तो जिस इज्जत की तुम्हें इतनी परवाह है, मैं इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हयाम का एक लम्हे को दिल लर्जा था, जैसे मुस्तकीम अभी इसके सामने आ जाएगा। तड़पो और तड़पो, तुम्हें मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। इसने सबकी नज़रों में आए बगैर अपनी आंख से बहता आंसू साफ किया था। गुड ट्राई, मगर आपके सवाल में कुछ गलतियां हैं। कौन बताएगा इस सवाल में सिदरा ने क्या गलती की है? कुछ स्टूडेंट ने हाथ उठाया था। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो POA साहिबा। फिर क्या ख्याल है, पहले आप अपना पावर ऑफ अटर्नी होने का फ़र्ज़ अदा कर दें, इसके बाद कुछ वक्त ना गुजारा जाए। मैं हयाम एकदम बोली थी। ठीक है हयाम, आप आकर इसे दुरुस्त करें। आरिस के हयाम को पुकारने पर इसका तिलस्म टूटा था। आरिस ने खौफजदा सी नज़र आती हयाम की जानिब देखकर कहा था। हयाम जो चौथी रो में बैठी थी खामोशी से उठी और अपने कदम बोर्ड की जानिब बढ़ाए थे। इस वक्त आरिस रुख फेरे बोर्ड की जानिब देख रहा था। हयाम के जहन में मुस्तकीम के अल्फाज एक तूफान बर्पा कर रहे थे। हयाम ने बामुश्किल चंद ही कदम बढ़ाए थे जब वो पूरे कद के साथ जमीन बोस हुई थी। गिरने की आवाज़ पर आरिस ने मुड़कर देखा था। हयाम! आरिस चीखता इसकी जानिब बढ़ा था। इसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा था। इसके माथे पर गहरी चोट आई थी। शायद हयाम का सर बेंच के साथ लगा था। हयाम, आंखें खोले। आरिस ने इसका चेहरा थपथपाया था। हयाम! आरिस ने एक बार फिर इसे तड़प कर पुकारा था। सब स्टूडेंट्स अपनी जगह पर खड़े इन दोनों को देख रहे थे। नूर, जल्दी जाएं, मेरे ऑफिस से फर्स्ट एड किट लेकर आएं। अपने प्रोफेसर की इस लड़की के लिए तड़प देखकर सब हैरान थे। अफशा, पानी दें। जी। इस पर अफशी ने फौरन पानी की बोतल आरिस को थमाई थी। ये ठीक हो गई? इसको तो गोली लगी हुई थी ना। हयाम का खून आज एक बार फिर पहले की तरह आरिस के कपड़ों पर मौजूद था। हयाम, प्लीज उठें। आरिस इसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। इस वक्त वो सबसे बेनियाज अपनी जिंदगी का सर थामे तड़प रहा था। प्लीज एक बार और नहीं। अपनी आंखें खोलें। हमेशा हमें दोबारा तकलीफ में मत डालें। आरिस की आवाज़ भर रही थी। वो मर्द अपनी बीवी की हालत पर रो देने के दर पर था। मैं बस आपका खौफ दूर करना चाहता था। मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहा था हयाम। मैं आपकी आंखों में इस वाक़े को लेकर बेखौफी देखना चाहता था। सब स्टूडेंट कभी आरिस और कभी हयाम को देख रहे थे। आरिस की पुष्प पर खड़े बहुत से स्टूडेंट बातें बना रहे थे। आरिस भाई, ग्लास। जरी की आवाज़ पर इसने सर उठाकर अपने इर्द गिर्द देखा था। वहाँ मौजूद स्टूडेंट इनकी सुर्ख आंखें देखी थी। एवरीबडी लीव एंड डोंट से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन अबाउट इट अदरवाइज आई विल ट्रीट यू ऑल वेरी स्ट्रिक्टली। आरिस एकदम धाड़ा था। इसके कहते ही सब स्टूडेंट दरवाजे में जमा हो गए थे। हयाम! आरिस ने एक बार फिर इसका चेहरा थपथपाया था। इतने में हाँपती हुई नूर क्लास में दाखिल हुई थी। इसके हाथ में एक बॉक्स था जो इसने आरिस को पकड़ाया था। आरिस ने एक बार फिर हयाम के चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद इसकी कोशिश कामयाब हुई तो और हयाम को होश आया था। हयाम इसे आंखें खोलते देखकर इसे अपने सीने में छुपा गया था। आरिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। हयाम के हिजाब में जज्ब हुए थे। आरिस ने फौरन अपने आंसू साफ किए थे और मुस्कुराकर हयाम को खुद से दूर करते सहारा देकर बेंच पर बिठाया था और इसके माथे पर लगा जख्म साफ किया था। आप यहाँ क्लास नहीं लेना चाहती? मैं कल से यहाँ क्लास नहीं रखूंगा। हयाम आरिस की बात पर खामोशी से अपना रुख फेर गई थी। हयाम! आरिस ने नरमी से इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी जानिब किया था। आई एम सॉरी जिंदगी। कहते ही
आरिज ने इसके माथे पर लब रखे थे, जबकि हयाम खामोशी से अपने इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को देख रही थी जो उसकी तकलीफ पर भी तड़प गया था। क्लास के दरवाजे में खड़े सब स्टूडेंट ये मंजर हैरत से देख रहे थे और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ कर रहे थे। सर मैरिड हैं? और फिर ये सब एक लड़की बोली थी। क्या सर अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं? दूसरी लड़की फौरन बोली थी। क्या पता हयाम आप ही सर की वाइफ हो? तीसरी लड़की इनके बाद बोली थी। मगर हयाम ने हमें इनके बारे में कुछ नहीं बताया। इस बार हयाम की क्लास की लड़की बोली थी। जरी अपना गला खंकार कर इन्हें होश की दुनिया में वापस लाई थी। आरिज भाई बाकी का रोमांस घर जाकर कर लीजिएगा, हम अभी सिंगल लोग हैं, जलन महसूस करते हैं। जरी की बात पर आरिज मुस्कुराया और हयाम का हाथ थामकर इसे खड़ा करते अपने हिसार में लेकर बाहर की जाने बढ़ा था। मगर दरवाजे में मैं सब स्टूडेंट को खड़ा देखकर रुका था, तो ये शुक्र था इतना रश लगा देख कोई क्लास में नहीं आया था। आरिज ने एक गहरा सांस लिया था। आप सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठे, वो कदरे सुकून से बोला था। आरिज के कहते ही वो मजमुआ अपनी अपनी जगह पर आया था। क्लास इन सब के अपनी जगह पर बैठते ही आरिज ने इन सबको मुखातिब किया था। वो जानता था इनके जानने के बाद वो किस तरह इन दोनों के किरदार की धज्जियां उड़ाएंगे। आप सब मिसेस आरिज से मिलना चाहते थे तो मिलिए इनसे। यह है मिसेस आरिज अहमद वहाब। पूरी क्लास को एक झटका लगा था, इनके मुंह खुल गए थे। इन सबको हैरत में छोड़कर आरिज हयाम को थामे बाहर आ गया था, जबकि हयाम का बैग थामे वो तीनों भी बाहर आ गई थी। हयाम आरिज के ऑफिस में बैठी थी। आरिज इसके लिए जूस लेकर आया था। क्या बात है जिंदगी? आरिज के पुकारने पर हयाम ने खाली नजरों से इसे देखा था। आरिज मैं मरना नहीं चाहती, पिछले कई दिनों से मेरे अंदर सब कुछ मर रहा है। मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा और फिर से मेरे साथ वो सब। आरिज वो मुझे फिर मारेगा, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा। मैं मर जाऊंगी आरिज। हयाम रो रही थी। इसके अल्फाज पर आरिज तड़प गया था। आपको कोई हाथ लगाएगा तो मैं इसकी नस्लों को तबाह कर दूंगा। आरिज बस वक्त गुजर जाता है, मगर इस वक्त को भूलना बहुत मुश्किल होता है। हयाम इसका कॉलर थामे इसके सीने के साथ लगी रो रही थी। आरिज ने भी रोते हुए हयाम को खुद में छुपाया था। हयाम प्लीज मत रोएं, आपके आंसू मेरे दिल पर गिर के मेरी धड़कनें रोकते हैं। आरिज इसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। मैं कोशिश करती हूँ इस सब को भूलने की, मगर बहुत मुश्किल है ये सब। और वो वीडियोस और इसके मैसेज, इसके पास सब है आरिज, वो मुझे बर्बाद कर देगा। हयाम की बात पर आरिज चौंका था। हयाम कौन सी वीडियोस और मैसेज? वो इसी वजह से ये सब, वो माजी मेरा माजी। हयाम बेरबत जुमले बोल रही थी। नहीं था वो आपका माजी, वो सिर्फ एक बुरा वक्त था जो गुजर गया है। आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ आरिज अहमद वहाब है। नहीं आरिज, वो मुझे आपसे दूर करना चाहता है। कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता हयाम। वो कोशिश। हयाम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब आरिज बोला, वो जो कोई भी है इसे छोड़ें और हम उठें, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं आरिज, मुझे घर जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मुझे घर छोड़ाएं। हयाम मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। अच्छा उठे, मैं आपको ले जाता हूँ। आरिज के कहते ही हयाम फौरन उठी थी और अपना बैग कंधे पर डालकर जाने के लिए तैयार थी। तकरीबन आधे घंटे में वो दोनों इसके घर मौजूद थे। घर पहुंचते ही हयाम अपने कमरे में चली गई थी और आरिज ईमान बेगम के पास बैठा इन्हें सारी बात बता रहा था। अभी भी वो इनके पास बैठा जब हयाम के कमरे में से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। आरिज और ईमान बेगम दोनों इसके कमरे की जानिब भागे थे। दरवाज़ा खोलते ही इनकी नज़र अपने सामने बिखरे शीशे के टुकड़ों पर गई थी। इन दोनों ने नज़र उठाकर हयाम की जानिब देखा था। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। हयाम, ईमान बेगम इसकी जानिब बढ़ी थी जब हयाम ने इनको रोका था, क्योंकि इनके पाँव में जूते मौजूद नहीं थे, वहाँ कांच बिखरा हुआ था। हयाम, क्या हो गया है आपको? आरिज दो कदम में इस तक पहुंचा और इसे बाजुओं से थामा था। मत छुए मुझे आरिज। हयाम ने इसे पीछे को धकेला था। यहाँ मुझे इस वहशी ने छुआ था, मुझे इस नामहरम ने छुआ था। वो रोते रोते अपने बाजू को मसलते धाड़ी थी, जैसे मुस्तकीम का लम्स अभी भी वहां मौजूद हो। हयाम, आरिज ने इसे दोबारा बाजू से थामकर झंझोड़ा था। क्यों इसको इतना अपने सर पर सवार कर रही हैं? वो एक बुरा वक्त था जो गुजर गया है। कहते ही आरिज ने इसे अपने सीने में छुपाया था। ईमान बेगम इन दोनों को वहां अकेला छोड़कर चली गई थी। वो जानती थी आरिज इसे संभाल लेगा। मैं रोना चाहती हूँ आरिज, इतना कि मेरे जहन से इस दिन की हर याद मिट जाए। मुझे कुछ याद ना रहे, कोई एक लम्हा भी नहीं। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे लग रही थी। आरिज ने एक गहरा सांस लिया तो इसकी गर्दन की नस दबाई थी। अगले ही लम्हे हयाम की गिरफ्त ढीली हुई थी। वो होशो खरोट से बेगाना होकर एक तरफ को झूल गई थी। आरिज ने बहुत एहतियात से इसे बेड पर लिटाया था और इस पर कंफर्टर उड़ाया था।
फिर इसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटे थे जो आंसू के साथ ही इसके चेहरे पर चिपके हुए थे। मैं आपकी आंख से एक आंसू न बहने दूं और आप इस याद के मिटने तक रोना चाहती हैं। आरिज ने इसकी बंद मगर सूजी हुई आंखों को छुआ था। कमाल करती हैं आप, अपनी आंखों पर नहीं तो मुझ पर ही तरस खा लिया करें। आरिज ने इसके माथे पर अपना लम्ब छोड़ा था और फिर इसने हयाम का फोन थामा था। फोन के वॉलपेपर पर इसने अपनी और आरिज की जमल की सालगिरह वाली तस्वीर लगाई हुई थी। वो मुस्कुराया था। आरिज ने सब मैसेजेस अपने पास कॉपी करके डिलीट कर दिए थे ताकि हयाम इनको देखकर मजीद परेशान ना हो, और वो नंबर भी ब्लॉक करके डायल कर दिया था। आरिज काफ़ी देर इसके पास बैठा रहा था। फिर जब नीचे आए तो इसने गुल को हिदायत दी कि वो एहतियात से इन टुकड़ों को वहाँ से इकट्ठा कर दे, जिस पर वो अज़बात में सर हिलाती हयाम के कमरे की जाने पड़ी थी। गुल के जाते ही आरिज ईमान बेगम के पास आया था। एक हफ्ता हो चला था हयाम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। इस वक्त वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। कई दिनों से इस शख्स का कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए हयाम की ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो रही थी। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी जब इसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। पहले तो इसने कॉल को सिरे से ही इग्नोर किया, मगर बार बार आने पर तंग आकर इसने कॉल उठाई, मगर बोली कुछ नहीं थी। हेलो हयाम, दूसरी जानिब से एक नस्वानी आवाज़ आई थी। हयाम ने कान से फ़ोन हटाकर नंबर देखा था। हयाम, मैं सना बात कर रही हूँ, आरिज की क्लास फेलो। जी बोलें। हयाम फ़ोन कान से लगाती बोली थी। एक्चुअली मैं आपसे और आरिज से मिलना चाहती हूँ। क्या आप आरिज के घर आ सकती हैं? क्या काम है आपको? हयाम ने इसके सवाल पर सवाल किया था। वो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। आप एक बार आरिज से पूछ लें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगी। मेरी इससे बात हो गई है। हयाम को हैरत हुई थी। ओके, मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी। हयाम के राजी होते ही सना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ओके थैंक यू। हयाम के कहते ही सना ने फ़ोन काट दिया था। एक लम्हे से पहले ही हयाम 1 बजे से पहले, सॉरी ये बहुत इसमें ना इस तरह की मिस्टेक्स हैं तो कभी कभी हो जाती हैं। 1 बजे से पहले ही हयाम आरिज के घर में मौजूद थी। सबसे पहले वो राना साहिबा से मिली थी और उसके बाद वो आरिज के कमरे में गई थी, मगर खाली कमरा देखकर वो लाउंज की जानिब आई थी। हयाम लाउंज में खड़ी थी जब इसे किचन से कुछ आवाज़ें आई थी। इसने अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए थे। किचन काउंटर के सामने खड़ा आरिज काफ़ी फेंटने में मसरूफ़ था। मुझे भी एक कप कॉफ़ी मिल सकती है मिस्टर हस्बैंड? हयाम की आवाज़ पर आरिज ने मुड़कर इसकी जानिब देखा था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज लेवन। कप वहीं काउंटर पर रखकर आरिज हयाम की जानिब बढ़ा था। हयाम के करीब आते ही आरिज ने हयाम को गले लगाकर इसके हिजाब पर अपना लम्स छोड़ा था। आरिज हमेशा की तरह हयाम आरिज के मोहब्बत भरे लम्स पर खुद में सिमटी थी। आरिज मुस्कुराया था। कोई आ जाएगा? कोई भी नहीं आएगा, बस मैं और मम्मा ही घर पर हैं, और मम्मा से तो आप मिल ही आई होंगी। तो वो नीचे नहीं आएंगी? आपको कैसे पता? और भाभी कहाँ है? आपकी भाभी साहिबा की 2 हफ्ते बाद की अमेरिका की फ़्लाइट है, तो इसलिए वो अपने मम्मा बाबा के घर गई हुई हैं। और जहाँ तक बात है मामा की, तो अपने बेटे और बहू के दरमियान हड्डी थोड़ी बनेगी। आज हयाम ने इसे घूरा था। इतने प्यार से मत देखा करें ज़िंदगी, बंदा पहले ही आपके इश्क में मुब्तला है। अच्छा जी, हयाम खिलखिलाई थी, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि इसकी ये खिलखिलाहट बस कुछ ही देर की मेहमान थी। वैसे एक बात तो बताएं, आज हमारे गरीब खाने को आपने इतना बड़ा शर्फ कैसे बख्श दिया? आरिज ने इसे देखते सवाल किया था। खैर, अब ये गरीब खाना तो कहीं से नहीं लगता। और अभी हयाम कुछ बोलने ही वाली थी जब वो दोनों लाउंज से आती आवाज़ की जाने मुतवज्जा हुए थे। वो दोनों अगले लम्हे लाउंज में मौजूद थे। वहाँ सामने ही सना मौजूद थी। इन दोनों के आते ही सना ने जहर खान नज़रों से हयाम को देखा था। कैसे हो मिस्टर एंड मिसेस? सना इन दोनों की जानिब देखते बोली थी। इसके लहजे में कुछ था जो इन दोनों ने ही जवाब नहीं दिया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? आरिज ने इसे देखते सवाल किया था। वैसे बहुत ढीठ है तुम दोनों की मोहब्बत। कितना बर्बाद करना चाहा मैंने तुम दोनों के रिश्ते को, मगर नहीं। क्या कहा था तुमने आरिज? तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात नहीं, और ये तुम्हारी मलका है, और आज मैं तुम्हारे सामने ही इस मलका को तबाह करूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहकहा लगाकर हंसी थी। हयाम ने मुड़कर अपने पीछे खड़े आरिज की जानिब देखा था। आज हयाम ने इसे पुकारा था। परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूँगा। कहते ही वो हयाम के सामने आया था। दफ़ा हो जाओ सना जिशान। आरिज धाड़ा था। ओह, मैं डर गई। सना ने डरने की एक्टिंग की थी और फिर कहकहा लगाया था। तुम जानते हो हयाम, तुम्हें वो सब मैसेज और पिक्स किसने भेजी थी?
नहीं जानती ना, वो सब मैंने किया था। हयाम पर हैरत का एक पहाड़ टूटा था। इस दिन इस क्लास में मैंने ही मुस्तकीम को तुम्हें मारने के लिए भेजा था, मगर वो तो अपना ही मतलब हल करना चाहता था। घटिया औरत। हयाम ने आगे बढ़कर इसे थप्पड़ मारा था। इसके बाद हयाम कोई और रद्द-ए-अमल जाहिर करती, सना ने फौरन गन निकालकर इसकी कनपटी पर रखी थी और इसे बाजुओं से दबोचा था। यह देखकर आरिस हयाम की जानिब बढ़ा था। इतना शोर सुनकर राने वहीद भी अपने कमरे से निकल आई थी, मगर सीढ़ियां उतरते अपने सामने का मंजर देखकर चौंकी थी। इनके कदम थमे थे। वहीं रुक जाओ आरिस, नहीं तो तुम्हारी मलका इस दुनिया से फना हो जाएगी। तुम हयाम को कुछ नहीं कहोगी। ओह, तो तुम तड़प रहे हो? अच्छी बात है, तड़पो। मैं भी तो ऐसे ही तड़पती हूँ तुम्हें इसके साथ देखकर। छोड़ दो हयाम को। क्या चाहती हो तुम? तलाक दो तुम इसको। मैं मरकर भी ऐसा नहीं करूँगा। आरिस धाड़ा था। मत दो इसे। तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए मेरे पास दूसरा हल भी है। मैं इसे मार देती हूँ। खबरदार तुमने कुछ ऐसा किया तो। आरिस इस वक्त बेबसी की इंतहा पर खुद को महसूस कर रहा था। आगे मत बढ़ना, वहीं पर रहो। आरिस अहमद वहाब और इस 2 टके की लड़की को तलाक दो। तमीज से नाम लो इनका। बीवी है मेरी, मगर अब नहीं रहेगी। तलाक से बेहतर है तुम मार दो मुझे। हयाम चिल्लाई थी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। सना ने गन लोड की थी। मैं देता हूँ तलाक, तुम इनको छोड़ दो। खबरदार आरिस। सीढ़ियों में खड़ी राना वहीद चिल्लाई थी। मम्मा, मैं बेबस हूँ। मेरे लिए हयाम की जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती है। आरिस ने जख्मी नजरों से इनकी जानिब देखा था। आरिस, तलाक से मेरा मर जाना बेहतर है। कम से कम आपका नाम तो मुझसे अलग नहीं होगा। मैं आरिस अहमद वहाब। अपने पूरे होशो हवास में हयाम अहमद हयात। नहीं आरिस। हयाम की आंखों में आंसू जमा हुए थे। तो क्या वो सब खुशियों को महसूस करने से पहले इसे खो देने वाली थी? इस दिन जब आलियान घर गया था, इसके सर पर गोया सारा आसमान गिरा था। मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वो चीखा था। क्या मतलब नहीं करना? मैंने तुम्हारी खाला को ज़बान दी है कि मैं हादिया को अपनी बेटी बनाऊंगी। मम्मा, आप मुझसे एक बार तो पूछ लेती। आलियान ने अपनी माँ की जानिब रुख किया था। और वैसे भी मम्मा, वो मुझसे कम से कम 6 साल छोटी है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मगर मैंने तुम्हारी खाला को बोल दिया है मुझे हादिया अपने बेटे के लिए चाहिए। मम्मा, आपने इनको ये नहीं बोला किस बेटे के लिए चाहिए है? इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। मैं हादिया से शादी नहीं कर सकता। आप यशल और हादिया की शादी करवा दें। फातिमा साहिबा हैरत से आलियान को देख रही थी। आलियान, तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? इसे अपनी माँ से इतने डायरेक्टली सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह हवन्नक बना इनको देख रहा था। मुझे बताओ आलियान, क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? जी मम्मा। वो सर झुका गया था। कौन है वो? वो गर्जी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है।